हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बायोलॉजी क्लास 12 की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज के चैप्टर 4 का सेकंड लेक्चर आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने मेंडल्स के कुछ लॉज पढ़े थे। 2 लॉ हमने मेंडल के कवर किए थे। अब उनको हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लॉ हमने पढ़ा था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था कि कैसे वो डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, रेसेसिव तब एक्सप्रेस कर रहा था जब दोनों जीन हमारी रेसेसिव हों, नहीं तो डोमिनेंट ही उसको एक्सप्रेस कर रहा था। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, तो यहां पे आप स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये जो लॉज हैं ये सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में आते हैं। सॉरी, तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में आते हैं। कहते हैं कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी डिस्क्रीट यूनिट से क्या हो रहे हैं, कंट्रोल किए जा रहे हैं, जिनको फैक्टर्स बोला गया है। सेकंड है फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। ये फैक्टर्स हमेशा पेयर में होंगे। किस में होंगे? पेयर में होंगे। अच्छा, आप कहोगे सर यहां पे तो फैक्टर्स ही फैक्टर्स चल रहा है। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि जीन को फैक्टर्स बोला था किसने? मेंडल ने। ओके, थर्ड पॉइंट है इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। अब क्या होता है अगर डिसिमिलर पेयर है, क्योंकि हमेशा पेयर में होंगे। अगर सिमिलर तो पेयर है, जैसे टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी, या स्मॉल टी और स्मॉल टी, इन दोनों में से एक है। तो पता ही है इस वाले में जो कैपिटल टी वाले कैरेक्टर्स होंगे लाइक टॉल वाले, वो सब एक्सप्रेस होंगे, और इस वाले में ड्वार्फ वाले होंगे। नाउ व्हाट अबाउट दिस डिसिमिलर पेयर? तो डिसिमिलर पेयर में कहता है कि वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट, एक मेंबर डोमिनेट करेगा दूसरे वाले मेंबर पर, यानी कि हमेशा डोमिनेंट वाला डोमिनेट करेगा और रिसेसिव वाला क्या करेगा? डोमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड वाला डोमिनेट, जो रेसेसिव वाला है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट नहीं करेगा। अब कहता है द लॉज ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशंस ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 एंड द एक्सप्रेशंस ऑफ बोथ इन द F2। हमने ये चीज देखी थी कि F1 में सिर्फ डोमिनेंट डोमिनेंट वाले आ रहे थे, ठीक है, जिसमें सब टॉल प्लांट्स थे। और F2 जनरेशन में हमने एक चीज देखी थी कि एक रेशियो था 3:1 का, यानी कि एक रेसेसिव था F2 जनरेशन में और 3 क्या थे? डोमिनेंट ही थे कैरेक्टर। ठीक है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड एट द F2। समझ में आया? यही तो हमने स्टडी करा था लास्ट क्लास में। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप लास्ट क्लास को देख सकते हैं दोबारा जाके, ये सब चीजें उसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, ये एक फैक्ट पर बेस्ड है। कौन सा फैक्ट? अच्छा, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये PYQ में आ चुके हैं सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है वो भी आ चुका है, तो इसको भी आप PYQ टिक कर लेंगे। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डोंट शो एनी ब्लेंडिंग। ध्यान रखना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लॉ पढ़ रहे हैं कि कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करती हैं एलील्स, एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशंस। और हम दोनों कैरेक्टर्स को रिकवर कर सकते हैं, एज सच रिकवर कर सकते हैं F2 जनरेशन में। हमें दोनों कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द स्टेज ऑफ F1। एट द F1 स्टेज पे हमें पता है कि उनमें से एक ही दिखाई दिया था, एक नहीं दिखाई दिया था। दो the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of a segregate from each other, alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors। देखिए, इसको समझने के लिए यहां देखिए सॉरी, कोई भी फैक्टर्स है, फैक्टर्स को इन्होंने एलील्स बोला है, ठीक है, यानी कि जीन। तो कोई भी फैक्टर्स है, फैक्टर में
दो पेयर होते हैं, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि जब गेमीट फॉर्मेशन होगा, ये एक्चुअल में आपने नहीं पढ़ा है, आई थिंक आपने इसको 11th क्लास में कवर कर लिया होगा। तो ये अभी क्या है, डिप्लॉयड सेल है ना। अब ये मियोजेनेसिस के लिए जाएगी, जिसमें इसका मियोसिस होगा और रिडक्शन डिवीजन जिसको हम कहते हैं, और ये हैप्लॉइड बन जाएगी। हैप्लॉइड में पर्टिकुलर चांस होता है कि इन दोनों में से एक ही पेयर आकर के मिलेगा। भाई एक में एक पेयर जाएगा, एक में एक पेयर जाएगा, जैसे इस वाले का दोनों में सेम पेयर जाएगा क्योंकि दोनों होमोजाइगस थे। ये वाला क्या है, हेट्रो। तो हेट्रो में क्या होगा, एक में ये वाला जाएगा, एक में ये वाला जाएगा, तो ये दोनों अलग गैमीट्स हो गए। इस वाले में भी सेम हो गए, तो होमो वाले में सेम ही होंगे, होमो एलिलिक वाले में सेम ही होंगे, और हेट्रो एलिलिक वाले में दोनों डिफरेंट आएंगे जो गैमीट फॉर्मेशन हुए होंगे। तो वो यही कहता है कि जो एलील है वो पेयर सेग्रीगेट करते हैं और उनमें से कोई एक ही गैमीट को रिसीव कर पाता है, दो फैक्टर्स में से। ओके, ऑफ कोर्स a homozygous parent produces all gametes that are similar, while a heterozygous one produces two kinds of gametes, each having one allele with equal proportion। मैंने आपको अभी ये चीज समझाई कि वही इन्होंने नेक्स्ट लाइन में अपने कह दी है कि अगर होमोजाइगस होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों में सेम ही जाना है, दोनों गैमीट में सेम ही जाना है। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस होगा तो एक गैमीट में एक कैरेक्टर जाएगा, दूसरे गैमीट में दूसरा कैरेक्टर जाएगा, वहां पे सेम कैरेक्टर दोनों में नहीं जा सकता क्योंकि वो रिडक्शन डिवीजन हुआ है, तो दो से एक बना है, तो वो कोई सा एक लेगा ना। आपके पास में अगर दो टॉफियां हैं, एक आपके पास में पल्स की है, एक आपके पास में कोई भी कैपेचिनो की या कोई भी टॉफी है, आपने वो अपने फ्रेंड को दी और बोला कि एक तेरी एक मेरी, तो वो कोई सी एक ही तो उठाएगा ना, या तो वो पल्स की उठाएगा या फिर वो कैपेचिनो उठाएगा। लेकिन अगर आपके पास में दोनों पल्स की हैं, तब आप उसको दे रहे हो कि भाई एक उठा ले, तो डेफिनेटली वो पल्स की उठाएगा ना, वहां पे तो सिर्फ पल्स की बची है ना, समझ रहे हो। इस तरीके से काम चलता है। अब एक नया टॉपिक आता है निकल के, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, डोमिनेंस की ही बात कर रहे थे, लेकिन आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के पूरा डोमिनेंसी को अपना नहीं दिखा पाया। वो क्या होता है अब समझते हैं। When experiment on peas were repeated using other traits in other plant, ये पीस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, लेकिन अब वो अदर ट्रेट पर और दूसरे प्लांट्स में एक्सपेरिमेंट किए गए, तो ये देखा गया दैट sometimes F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two। ये चीज देखी गई कि जो F1 में जो फिनोटाइपिक रेशियो आया था, पहले क्या आया था, फिनोटाइपिक रेशियो 3 रेशियो नहीं, F1 जनरेशन में 1 आया था, है ना, एक ही तरीके का बन रहा था। लेकिन अब कह रहा है कि यहां पे कोई भी जो प्रोजनी आई है, F1 प्रोजनी, वो किसी भी पेरेंटल टाइप से मैच नहीं करती थी, रिजेंबल नहीं करती थी। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, इसका नाम एक्सपेरिमेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस का किस पर हुआ, ठीक है, तो इसका नाम है डॉग फ्लावर, क्या है, स्नैप ड्रैगन या फिर एंटीरहिनम एसपी। तो ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है, इज एन गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब क्या है कि इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है कि ना तो रिजेंबल कर रहा है, कोई से भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा, तो दोनों के कहीं बीच में दिखाई दे रहा है। लाइक समझते हैं, ये रेड फ्लावर है, दिस इज द रेड फ्लावर, दिस इज द व्हाइट फ्लावर। अब ये रेड वाला फ्लावर जो है वो गैमीट लेकर के आया और व्हाइट वाला फ्लावर जो है वो गैमीट लेकर के आया, दोनों की इंटरमिक्सिंग हुई, इंटरमिक्सिंग होने के बाद एक पिंक फ्लावर बन गया। तो ना तो वो रेड है ना वो व्हाइट है, किसी से रिजेंबल नहीं करा। अभी तक क्या हो रहा था, रिजेंबल कर रहा था, लेकिन अब नहीं करा। और पर्पल एक कलर ऐसा है, पर्पल नहीं सॉरी पिंक एक ऐसा कलर है जो इन दोनों के कहीं बीच में आ रहा है, ना रेड होता
ना व्हाइट होता तो पिंक बन गया, या रेड को और व्हाइट को मिक्स करके पिंक बन गया, ये भी बोल सकते हैं, राइट। तो अब कहता है इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट्स द F1 वाज पिंक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और वो हेट्रोजाइगस है। When the F1 was self pollinated, अब F1 से F1 की self pollinated कराई and F2 result in the ratio following ratio 1:2:1। पहले क्या रेशियो आता था? 3:1, कि 3 डोमिनेंट थे, टॉल थे और एक ड्वार्फ था। लेकिन यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस की क्या है, यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एक अलग बात है कि उसमें जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:1, यानी कि एक रेड आएगा, एक व्हाइट आएगा और 2 पिंक आ गए जो इन बिटवीन थे, लाइक दिस। अच्छा, इस वाली चीज को क्या कहते हैं जिसमें बना हुआ है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसी को पुनेट स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुनेट स्क्वायर। ओके, तो एक रेड आया, एक व्हाइट आया और 2 पिंक आ गए जो इन बिटवीन वाले थे, जो कि हेट्रोजाइगस हुए। कहता है हियर द जीनोटाइप रेशियोज वर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पे क्या था कि जीनोटाइप तो सेम था, जीनोटाइप वो वाला सेम था कि ये एक आएगा आपका टॉल का होमोजाइगस, एक आएगा डॉर्फ का होमोजाइगस और 2 आएंगे हेट्रोजाइगस, दोनों के मिक्सिंग के। तो जीनोटाइपिक रेशियो तो मेंडेलियन जैसा ही था, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो में डिफरेंट आ गया। वो 3:1 की जगह क्या आ गया? अब जो डोमिनेंट रेशियो रेसेसिव था वो अब आ गया 1:2:1, यानी कि डोमिनेंट, इंटरमीडिएट एंड रेसेसिव, इस तरीके में आया। ठीक है, और हम यहां पे उसको कंप्लीटली डिस्टिंग्विश भी कर सकते थे कि ये वाला जो है वो होमोजाइगस है और ये हेट्रोजाइगस है। भाई जितने भी पिंक फ्लावर होंगे वो सारे के सारे हेट्रोजाइगस होंगे, राइट। जितने भी रेड होंगे वो सारे के सारे होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, राइट, इस तरीके से। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। तो कहता है व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, डोमिनेंस एक्चुअल में होता क्या है। Why are some alleles dominant and some recessive? क्यों कुछ एलील डोमिनेंट होती हैं और कुछ रेसेसिव होती हैं? To tackle these questions, we must understand what a gene does. Every gene, as you know by now, contains the information to express a particular trait. भाई कोई भी जीन एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करती है, राइट। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 कॉपीज होती हैं हर एक जीन की, एज अ पेयर ऑफ एलील्स। 2 कॉपीज होती हैं हर एक जीन की। नाउ these 2 alleles need not always be identical as in the heterozygote। यहां पे जो एलील्स हैं उनको हमेशा आइडेंटिकल होने की जरूरत नहीं है और ना वो हमेशा आइडेंटिकल होती है। ठीक है, one of them may be different due to some changes that it has undergone। तो कोई से में थोड़े चेंजेस भी होंगे, राइट, जिसमें वो फर्दर प्रोसीड हुआ होगा, विच मॉडिफाइज, जिसने उसकी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया होगा उस पर्टिकुलर एलील में जो कंटेन है उसकी। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। उसके लिए देखते हैं कि एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन है उसके पास में, वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन। अब इसकी 2 कॉपीज हैं इस जीन की, द 2 एलीलिक फॉर्म्स। ठीक है, 2 कॉपीज हैं तो 2 एलीलिक फॉर्म्स होंगी। अब लेट अस अज्यूम दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूसेस द नॉर्मल एंजाइम। ठीक है, अब ये सोच लेते हैं कि अगर कोई नॉर्मल एलील है तो वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगी, राइट, दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अब आप बोलोगे सर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? आगे के ही चैप्टर में आपको पता लग जाएगा, इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें ही इस चीज का आपको पता लग जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। बट अभी के लिए सिर्फ इतना सोचो कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, यानी कि अपने जो एलील्स हैं उसके जो कैरेक्टर्स हैं
उसको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लाइक अगर वो पेरेंटल से प्रोजनी में जा रहा है तो उसमें भी तो ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा ना, वो भी तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन शो करेगा ना। तो वो प्रोजनी जो है वो अलग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन शो करेगा। तो उन्होंने कहा नॉर्मल एलील जो होगी वो नॉर्मल एंजाइम ही बनाएगी, है ना। दैट इज नीड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब थ्योरेटिकल की बात करते हैं तो थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, अब जो मॉडिफाइड एलील है या तो वो नॉर्मल होगी, या वो लेस एफिशिएंट होगी, या वो नॉन फंक्शनल होगी, या एंजाइम ही नहीं होगा उसमें। अगर हम पहले केस की बात करें तो मॉडिफाइड एलील इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील। जो मॉडिफाइड एलील थी वो अनमॉडिफाइड एलील के इक्विवेलेंट हुई, राइट। दैट इज इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, है ना। दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एस, आराम से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि वो मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड इक्विवेलेंट है, नॉर्मल है। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन, ठीक है। बट इफ एलील प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, लेकिन अगर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है या फिर कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है तो फिनोटाइप में भी अफेक्टेड, डेफिनेटली फिनोटाइप अफेक्ट करेगा, है ना भाई। अब प्रोसेस जो होगी वो उस एफिशिएंसी से नहीं हो सकती, समझ रहे हो। अब जो प्रोसेस होगी वो उस एफिशिएंसी से नहीं हो सकती, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करेगा। द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। अब जो फिनोटाइप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है जो मॉडिफाइड एलील है, नहीं, जो मॉडिफाई हुई उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो अनमॉडिफाइड एलील है उस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा। कैसे, द अनमॉडिफाइड एलील, अनमॉडिफाइड जो है फंक्शनिंग है, ठीक है, वो नॉर्मल है। तो अनमॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील। तो जो जनरल ओरिजिनल फिनोटाइप को शोकेस कर रहा है उसको हम डोमिनेंट कह देते हैं, जो कि फंक्शनिंग है ना। एंड द मॉडिफाइड, और जो मॉडिफाई हो चुका है उसको हम रेसेसिव बोलेंगे। अब समझ में आया रेसेसिव डोमिनेंट में क्या डिफरेंस है। एंड इन द एग्जांपल अबव, जो हमने अभी एग्जांपल पढ़ा, द रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम। तो इसकी जो रेसेसिव ट्रेट है वो हमें नॉन फंक्शनल एंजाइम के थ्रू देखने को मिली, और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस, या फिर कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं हुआ था भाई, या तो सेकंड वाला ऑप्शन था कि वो नॉन फंक्शनल एंजाइम है या फिर कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, राइट। अब कोडोमिनेंस की बात करते हैं। कोडोमिनेंस में क्या है, टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर द F1 रिजेंबल्ड आइदर ऑफ द टू पेरेंट। अब क्या है कि हम अभी तक वो चीज देख रहे थे जिसमें F1 जो है वो दोनों में से किसी एक पेरेंट को ले रहा है, या डोमिनेंट या रिसेसिव, या फिर उन दोनों के बीच में है ना, यानी कि किसी को भी नहीं ले रहा है। बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, अगर हम कोडोमिनेंस की बात करें, द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स, लेकिन अब वो दोनों कैरेक्टर को शो करेगा अगर हम कोडोमिनेंस लेंगे। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, देखो मुझे पता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी समझा देता हूं, या फिर आप एक काम कीजिए कि पहले इसको खत्म करते हैं कोडोमिनेंस को, उसके बाद समझाता हूं, तब तब आई थिंक थोड़ा बेटर होगा। But in case of codominance, the F1 generation resembles the both parents. A good example is the different types of red blood cells that determine ABO blood group. ठीक है, ABO blood group को determine करती है हमारी red blood cells उनके ऊपर। अब इसको ऐसा एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ABO blood groups are controlled by gene I. ABO blood group है उसकी जीन क्या है, I, उसकी आई जीन है। अब क्या है कि इस जीन में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, राइट। अब और क्या है ये सर ये क्या होती है, जीन क्या होती है, देखो जीन को हमने आपको बताई थी ना, टॉल वाली जो है वो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी से हम डिनोट कर रहे थे, तो हम यहां पे टी की जगह
एक मिनट, हाँ, तो हम यहाँ पे टी की जगह क्या ले रहे हैं, आई ले रहे हैं, दैट्स इट। The plasma membrane of the red blood cells had sugar polymers that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene। ठीक है, तो ये चीजें आप अभी आगे पढ़ोगे, आई थिंक आपके जो हायर क्लासेस हैं आप उसमें पढ़ोगे, ये चीज डेफिनेटली पढ़ोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर शुगर पॉलीमर्स होते हैं जो प्रोट्रूड करते हैं उसके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना ये बात, जो कि काइंड ऑफ शुगर होते हैं जो जीन को कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे जीन आई हैज 3 एलील्स, कौन कौन सी, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक है, अभी तक हमने 2 एलील्स देखी थी, एक जीन की 2 एलील देखी थी, अब यहां पर 3 है, ए 2 और 3, अब यहां पर ये 3 है। सबसे पहले तो इसको, ये PYQ में आ चुका है और इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि इस वाली जीन के जो हमारे ABO ब्लड ग्रुपिंग में यूज होती है उसकी 3 एलील्स हैं और ये तीनों, 2 टिक मत करके आ जाना। The alleles IA and IB produce a slightly different form of sugar while allele I does not produce any sugar। अब जो स्मॉल I है वो शुगर प्रोड्यूस नहीं करती। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, यहीं पे हमने बताया था कि एंजाइम ही नहीं, बताया था ना, एंजाइम है ही नहीं। पहले तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये है रेसेसिव के लिए दोनों, और सिर्फ ये वाला पॉइंट था डोमिनेंट के लिए। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि 3 प्रोड्यूस करी है इसने, और ये क्या कह रहा है कि जो स्मॉल वाली है वो तो शुगर प्रोड्यूस ही नहीं करती, और आई ए और आई बी डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट शुगर्स को प्रोड्यूस करती हैं, स्लाइटली डिफरेंट शुगर्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ह्यूमंस डिप्लॉयड ऑर्गन्स है, ऑर्गेनिज्म सॉरी नॉट ऑर्गन्स, ईच पर्सन possesses एनी 2। अब वो क्या होगा कि इसके फॉर्म्स 3 है, लेकिन अगर एक इंसान की बात करें, एक पेयर की बात करें, पेयर ऑफ एलील, तो उसमें पेयर ही प्रेजेंट होगा, आइदर ये दोनों और ये दोनों और ये दोनों। ओके, समझ में आया, आगे बढ़े। कहता है आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आई। ये आपको देखना पड़ेगा, यहां पर 2 डोमिनेंट हो गई और कंप्लीटली डोमिनेंट हो गई। ओके, यहां पर क्या हुआ, ये डोमिनेंट हुई और कंप्लीटली डोमिनेंट हो गई, बताया था ना, कंप्लीटली डोमिनेंट हो गई, है ना। इन अदर वर्ड्स, when IA and I are present, only IA expresses। ठीक है, क्योंकि दूसरी वाली में तो शुगर है ही नहीं, तो अगर ये दोनों होंगी, देखिए अभी आपको ये चीज आगे समझाऊंगा, मैं आगे क्लियर करूंगा, आगे एक मैंने टेबल बनाई हुई है जो कि टेबल 4.2 है, NCERT में गिवन है, उससे समझेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये कह रहा है कि अगर आई ए प्रेजेंट और स्मॉल आई प्रेजेंट है तो आई ए एक्सप्रेस करेगा, आई बी प्रेजेंट है, स्मॉल आई प्रेजेंट है तो आई बी एक्सप्रेस करेगी। लेकिन जब दोनों प्रेजेंट हैं तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे, कोई भी रिसेसिव नहीं बचेगी, और इसी प्रिंसिपल को डोमिनेंस कहा जाता है। जब 2 डोमिनेंट जीन जब 2 डोमिनेंट एलील्स एक जीन में आ जाएं तो वो जो पेयर ऑफ एलील है उसको, वो दोनों को एक्सप्रेस करेगा, दोनों कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा, उसी को कोडोमिनेंस कहते हैं। बड़ी ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। Hence, red blood cells have both A and B types of sugar. Since there are 3 different alleles, there are 6 combinations। अगर 3 डिफरेंट एलील्स हैं तो डेफिनेटली 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे ऑफ दीज 3 एलील्स दैट आर पॉसिबल। अभी उसको हम अभी देखने वाले हैं। ये देखिए, अब क्या है, यहां पे देखिए, ये पेरेंट 1 से आई, ये पेरेंट 2 से आई एलील्स, और ये ऑफ स्प्रिंग में आई, ठीक है, ये प्रोजनी में आई, और
ब्लड ग्रुप क्या आया प्रोजनी का वो देखते हैं। ठीक है, पेरेंट 1 से आई ए आई, पेरेंट 2 से आई ए आई, दोनों का जो फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो है वो आई ए हो गया, तो डेफिनेटली ब्लड ग्रुप ए हो गया। ओके, दूसरे में आई ए आई, दूसरे पेरेंट से आई बी आई, तो दोनों को मिलकर के क्या हो गया, आई ए प्लस आई बी, दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप। सर ए बी कैसे हो गया, रुक जा, यहां पे क्या है कि दोनों डोमिनेंट आई हैं तो कोडोमिनेंस लग गया, सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस लगेगा, कोडोमिनेंस। ओके, यहां पे आई ए एंड स्मॉल आई, तो आई ए और स्मॉल आई ये क्या हो गया, हेट्रो, ये भी हेट्रो, ये होमो, और ये ब्लड ग्रुप ए दे जाएगा। आई बी आई ए, तो आई बी और मिलकर के क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ये भी कोडोमिनेंस का ही पार्ट है। आई बी जीनोटाइप क्या हुआ, आई बी, और ब्लड ग्रुप क्या हुआ, बी। सेम ऐसे ही आई और ये हो गया बी ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर दोनों रेसेसिव है, क्या है, दोनों रेसेसिव हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, और इस ब्लड ग्रुप में कोई भी शुगर नहीं होता, नो शुगर कंटेंट सॉरी ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज थोड़ा सा शॉर्ट पेन कर रहा है। डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, अच्छा अब आपको ये चीज समझ में आ गई ना, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिज्म, है ना, ये मल्टीपल एलील्स का भी एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है। भाई मल्टीपल ही एलील है ना भाई, पेयर ऑफ एलील तो नहीं है ना। हियर you can see that there are more than 2, that is 3 alleles governing the same character। वही जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया, एनसीईआरटी बाद में बोलती है, हम पहले समझा देते हैं। Since in an individual only 2 alleles can be present, तो किसी भी इंडिविजुअल में दो ही एलील प्रेजेंट होती थी, लेकिन यहां पे 3 मिल गई, तो वो क्या हो गया, मल्टीपल एलीलिज्म। और ये मल्टीपल एलीलिज्म से मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर में कुछ एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक रहा है, जहां से वो एक ना एक क्वेश्चन तो मल्टीपल एलिज्म से पूछ ही लेते थे। ओके, ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। ओके, जो ओकेजनली है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो सिंगल जीन जो है वो एक से ज्यादा इफेक्ट दिखा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, इट हैज 2 alleles, that is capital B and small b। okay, starch is synthesized effectively by capital B and capital B homozygotes and therefore large starch content are produced। अगर दोनों कैपिटल हैं तो डोमिनेंट होगा और फिर क्या होगा, लार्ज स्टार्च कंटेंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन इन कंट्रास्ट अगर होमोजाइगोट्स दोनों लेसर हैं तो लेसर एफिशिएंसी में जाइगोट स्टार्च सिंथेसिस होगा, है ना, और जो स्टार्च ग्रेन्स है वो स्मॉलर रह जाएंगे। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड्स, जो कैपिटल बी सीड्स हैं वो क्या होंगे, राउंड होंगे, और जो स्मॉल बी है वो रिंकल्ड होंगे। ठीक है, अब हेट्रोजाइगोट्स होंगे तो क्या होगा, हेट्रोजाइगोट प्रोड्यूस कराएंगे राउंड सीड्स, यहां पे रिंकल्ड नहीं, राउंड सीड्स। तो इसका एक कैरेक्टर तो डोमिनेंसी में जा रहा है, एक कैरेक्टर क्या शो कर रहा है, डोमिनेंस शो कर रहा है, एंड सो बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील। ठीक है, तो ये दिखाता है कि बी क्या है, डोमिनेंट एलील है। बट द स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑफ इंटरमीडिएट साइज, लेकिन साइज इंटरमीडिएट हो गया। ये चीज क्या दिखा रही है,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। सो इफ स्टार्च ग्रेन इज कंसीडर्ड एज द फिनोटाइप, देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील्स शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि फिर वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर, तो डोमिनेंस कोई ऑटोनोमस फीचर नहीं है किसी जीन का, है ना। और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर, तो वो कोई ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, वो डिपेंड करता है कहां, तो इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट, एंड जीन प्रोडक्ट पे पहली बार डिपेंड करेगा और द प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट as it does on the particular phenotype that we choose to examine. In case more than one phenotype is influenced by the same gene, ठीक है, अगर इन केस ऐसा होता है कि जो फिनोटाइप है वो सेम जीन से एक से ज्यादा फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि अगर एक चीज डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस पर काम कर रही है तो दूसरी चीज भी, दूसरा कैरेक्टर भी लॉ ऑफ डोमिनेंस की तरीके से ही चले, को डोमिनेंस से भी चल सकता है। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ आपको डाटा बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। इसको स्टडी करते हैं। मेंडल also worked with a crowsed pea plants that differ in two characters। अब उसने क्या लिया, अब उसने दो कैरेक्टर एक साथ ले लिए, लेकिन ये भी प्योर लाइन थी, एलील भी दो डिफरेंट ही थी। ऐसा नहीं है कि एलील अलग अलग थी, नहीं, एलील भी दोनों डिफरेंट थी, तो उसने उस पर भी काम किया। ओके, तो वो क्या कहता है, कहता इन डिफरेंट टू कैरेक्टर्स एज इज सीन इन द क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट दैट हैज सीड्स विद येलो कलर एंड राउंड शेप। तो इसने क्या करा, एक तो ले लिया डोमिनेंट वाला सब कुछ कि येलो कलर और राउंड शेप, एक ले लिया रेसेसिव वाला ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप, इसकी सीड की, ठीक है। Mendel found that the seeds resulting from the crosses of the parents had yellow colored and round seeds, round shaped seeds, ठीक है। अब उसने ये चीज ऑब्जर्व करी। कैन यू टेल which of the characters in the pairs yellow and green color and the round and wrinkled seeds was dominant? अब इसमें से आप डोमिनेंट और रेसेसिव बता सकते हैं, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। Thus, yellow color was dominant over the green color and round shape was dominant over the wrinkled। उन्होंने भी बता दिया, ये देख लो, ऊपर क्वेश्चन पूछा, नीचे उसका आंसर दे दिया। ऐसा भी सिर्फ एनसीईआरटी में मिल सकता है। These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses between yellow and green seeded plants and between राउंड एंड रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आइडेंटिकली देखने को मिले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, लेकिन अब हम कर रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्यों, क्योंकि हमने दो कैरेक्टर्स को सेम टाइम पे लिया है। लेट अस यूज द जीनोटाइपिक सिंबल्स कैपिटल Y फ्रॉम द डोमिनेंट येलो एंड सीड कलर, स्मॉल y फ्रॉम द रेसेसिव ग्रीन सीड कलर, कैपिटल R फॉर राउंड शेप्ड एंड स्मॉल r फॉर रिंकल्ड शेप्ड। द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट, और पेरेंट्स के जीनोटाइप्स ये थे, एक कंप्लीट डोमिनेंट में था, एक कंप्लीट रेसेसिव में था। The cross between the two plants can be written down as in the figure 4.7, आगे देखेंगे, showing the genotypes of the parent plants. The gametes capital R and capital Y and small r and small y unite on fertilization to produce the F1 hybrid। और F1 hybrid क्या आया, सब कुछ हाइब्रिड आया, सब कुछ हेटेरो, दोनों कैरेक्टर्स हेटेरो आए। When the Mendel self hybridized F1 he found that, तो F2 जनरेशन में क्या फाउंड किया उसने कि 3/4 of the F2 plants had yellow seeds and 1/4 के पास में ग्रीन कलर था।
ठीक है, तो सेग्रीगेट कितने रेशियो में? 3:1 जो स्टैंडर्ड रेशियो चलता हुआ आ रहा है। राउंड एंड रिंकल्ड शेप सेम 3:1 में ही सेग्रीगेट हुए, जस्ट लाइक मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कोई भी डिफरेंस नहीं आया। ये देख लीजिए, ये आपकी पेरेंटल जनरेशन जिसका हमने लिया था, और ये इसमें गेमीट्स आए, गेमीट्स आने के बाद में ये आपके आ गई F1 जनरेशन, इसकी सेल्फिंग करा दी, ये गेमीट्स हैं, ये गेमीट्स हैं, और F2 जनरेशन कुछ ऐसी आई। नाइन रेशियो 1 पढ़ते हैं आगे। इसी को बोला गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम ये चीज बोलते हैं कि उसमें अलग से, सॉरी, तो कि उसमें अलग से कोई वो है, उसमें अलग से कोई भी आपका अलग अलग जीन्स हैं, अलग अलग पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि वो कभी भी दोनों के दोनों किसी भी एक दूसरे को हैम्पर नहीं करेंगे, वो अपने इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो इन द डायहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप्स राउंड येलो एंड रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन appeared in the ratio 9:3:3:1, है ना, अभी तो देख के आए हैं। Such a ratio was observed for the several pairs of the characters that Mendel studied, और सेम रेशियो हमें देखने को मिला सेवरल पेयर्स, अलग अलग पेयर्स की जब मेंडल ने स्टडी करी। The ratio of 9:3:3:1 can be derived as a combination series of 3 yellow, 1 green with 3 round and 1 wrinkled. This derivation can be written as follows, कि 3 राउंड और रेशियो 1 रिंकल्ड यही रेशियो था, और 3 येलो रेशियो 1 ग्रीन ये रेशियो था, जो कि 9 राउंड और येलो, वन ग्रीन with 3 round and 1 wrinkled. This derivation can be written as follows। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ लिया। Based upon such observations on dihybrid cross, कौन सा था? डायहाइब्रिड क्रॉस था, क्रॉसेस बिटवीन द प्लांट्स डिफरिंग इन 2 traits, मेंडल proposed, देख डायहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, ये भी आपको मार्क करना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा, ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है, मेंडल proposed the second set of the generalization that we call मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन में थर्ड लॉ दे दिया। द लॉ स्टेट्स दैट, लॉ क्या कहता है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, लॉ क्या कहता है? देख, सबसे पहली बात कि एक लॉ था जो डिफरेंट दिया था, जो अलग दिया था, बाद में दिया था, तो वो सेकंड जनरलाइजेशन में कौन सा दिया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और कहता क्या है? व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregation of one pair of characters is independent of other pair of characters। ठीक है, आगे बढ़े। द पुनेट स्क्वायर, अब पुनेट स्क्वायर पे सबसे बड़ी बात है जो हम देख के आए अभी, तो पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ द जीन्स ड्यूरिंग द meiosis and the production of the eggs and pollen in the F1 capital R small r capital Y small y plant। तो ये हमने देखा, ये चीज हमने देखी ना F1 जनरेशन में। कंसिडर द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ द जीन कैपिटल आर स्मॉल आर, 50% ऑफ द गेमीट्स हैव द, वही के 50% जो होंगे वो कैपिटल आर वाले होंगे और 50% जो होंगे वो स्मॉल आर वाले होंगे। वे दोनों में से एक ही कैरी कर सकता है ना, सेग्रीगेशन लगेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ बिसाइड्स ईच गेमीट हैविंग आइदर कैपिटल आर और स्मॉल आर, इट शुड आल्सो हैव द एलील कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वो भी होती है। ठीक है, और वो भी पर्टिकुलरली 60% ही सेग्रीगेट करेगी। ओके, और इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ द 50%, जो बाकी जो दूसरी वाली एलील है, जो दूसरी वाली जीन है, उसके इंडिपेंडेंटली वो सेग्रीगेट करेगी। देयरफॉर 50% ऑफ द स्मॉल आर बियरिंग गैमीट्स हैज Y and the other 50% has small y. Similarly,
वही के कॉम्बिनेशन बन के 4 टाइप बन गए। दस देर आर 4 जीनोटाइप ऑफ गेमीट्स। बताया 4 जीनोटाइप होंगे। कौन कौन से 4 थे? ये वाले थे जो हमने F2 जनरेशन में लिए, F2 जनरेशन में को बनाने के लिए लिए, ईच विद फ्रीक्वेंसी 25%। तो जब 2 थे तो फ्रीक्वेंसी क्या थी? 50%। अब क्या है? 4 है तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 25%। चारों को इक्वल इक्वल, 1/4 ऑफ द टोटल गेमीट्स प्रोड्यूस्ड। When you write down the 4 types of eggs and pollen on the 2 sides of the Punnett square, तो आप उसको derive कर सकते हैं जो कि हमने यहां करके दिखाया। यही तो है पुनेट स्क्वायर और इसी को वो एक्सप्लेन कर रहा है वहां पे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि उसने क्या फालतू और क्या अलग दे दिया। उसने कुछ अलग नहीं दिया है। ओके, सो अभी आपका एक डाउट था जो मुझे लगता है कि आप गड़बड़ करोगे। एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक था को डोमिनेंस, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, जो सिंपल डोमिनेंस है उसमें कोई एक कैरेक्टर अपने आप को शोकेस कर रहा था, कोई एक कैरेक्टर। इसमें पेयरिंग में 2 ही एलील्स रेस्पॉन्सिबल थी, इसके लिए एक जीन के लिए। ठीक है, कोडोमिनेंस, इसमें 3 जीन या 3 एलील, 3 एलील्स या उससे ज्यादा भी रेस्पॉन्सिबल हो सकती हैं एक जीन के लिए। ओके, यहां पे भी पेयरिंग होगी। ठीक है, बट यहां पे क्या होगा कि अगर 2 डोमिनेंट आपस में आ गई तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी। अगर 2 रेसेसिव हैं, ये भी तो केस हो सकता है ना कि 2 रेसेसिव हूं, वो भी अपने आप को ही एक्सप्रेस करेंगी। और हमेशा जो जीन बनती है वो पेयर से ही बनती है, उससे अलग नहीं बनती। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो डोमिनेंस ही, लेकिन जो होमोजाइगस होगा उसका तो डेफिनेटली रिजल्ट डोमिनेंस जैसा ही आना है। बट फॉर हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस के लिए क्या होगा? वो पेरेंटल टाइप के डोमिनेंट और रेसेसिव के कहीं बीच में लाया कर रहा होगा, वो जो रिजल्ट होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का लेक्चर 3 कवर करेंगे। ठीक है, और आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करिए क्योंकि टाइम ज़्यादा अब हमारे पास नहीं है। पढ़ते रहिए, आपको टाइम टाइम लेक्चर्स मिलते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसके लिए या तो सेपरेट वीडियो बना देंगे या फिर आपका डाउट अलग से सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।